भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा की कहानी में ना एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। हाँ बिल्कुल। एक जमाना था जब भारत की नीति को रणनीतिक संयम कहते थे। मतलब हम चोट लगने के बाद ही जवाब देते थे। लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब खेल पूरी तरह बदल गया है। अब बात है सक्रिय प्रतिरोध की, यानी कि खतरे को उसके घर में जाके खत्म करना। और इस बहुत बड़े बदलाव के पीछे एक नाम है जो बार बार सामने आता है। अजीत डोभाल, भारत के 5वें और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उनका करियर सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की पूरी सुरक्षा सोच के बदलने की कहानी है। बिल्कुल। हमारी आज की ये जो गहरी पड़ताल है, इसका आधार है द डोभालियन पैराडाइम, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नाम का एक विश्लेषण। जी, आज हम सिर्फ घटनाओं को नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि वो कौन से ऑपरेशंस थे जिन्होंने डोभाल को एक लेजेंड बनाया, और वो कौन सी सोच है जिसे आज डोभाल सिद्धांत कहा जाता है। तो चलिए इस सोच की जड़ों तक चलते हैं। डोभाल के करियर की शुरुआत तो 1968 में एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर हुई थी, केरला कैडर में। जी, लेकिन उनकी असली परीक्षा बहुत जल्दी हो गई, केरल में ही। हाँ, 1971-72 के थालासिरी दंगे। और ये कोई छोटे मोटे दंगे नहीं थे, ये केरल के इतिहास का पहला बड़ा सांप्रदायिक संघर्ष माना जाता है। माहौल इतना खराब था। आप सोचिए, माहौल इतना खराब था कि पुलिस भी दंगा प्रभावित इलाकों में जाने से डर रही थी। तब एक युवा ऑफिसर के तौर पर डोभाल को वहां भेजा गया। और यहाँ उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाला था। मतलब सिर्फ लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, यहीं हमें पहली बार वो चीज दिखती है जो उनकी पहचान बनेगी। ये समझना कि सुरक्षा का मतलब सिर्फ बंदूकें नहीं, बल्कि दिमाग से खेलना है। अच्छा। उन्होंने दंगे को एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे गुस्से की मनोविज्ञान की तरह देखा। गुस्से की मनोविज्ञान, ये थोड़ा समझाइए। एक बात पर जोर दिया। किस बात पर? कि लूटा हुआ सामान वापस करो। बल प्रयोग से ज्यादा जरूरी ये है। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। कमाल है। जैसे ही सामान वापस आने लगा, लोगों का गुस्सा अपने आप शांत होने लगा और बातचीत की गुंजाइश बनी। और नतीजा? सिर्फ एक हफ्ते में बिना किसी बड़ी हिंसा के शांति बहाल हो गई। तो ये एक तरह से उनके काम करने का खाका बन गया। बिल्कुल, कि सुरक्षा की बड़ी से बड़ी चुनौती के पीछे अक्सर एक मनोवैज्ञानिक जड़ होती है। थलासिरी ने यह साबित कर दिया कि डोभाल एक ऐसे अफसर थे जो बीमारी के लक्षणों का नहीं बल्कि उसकी जड़ का इलाज करते थे। तो केरला की इस कामयाबी ने यकीनन दिल्ली का ध्यान खींचा होगा। और अब उन्हें एक ऐसी जगह भेजा जा रहा था जहां समस्या दंगों से कहीं ज्यादा बड़ी और संगठित थी। पूर्वोत्तर। और वहां सुलग रहा मिजो विद्रोह। सही पकड़ा आपने। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ और उसका नेता लाल डेंगा एक अलग देश की मांग कर रहा था। ये एक पूरी तरह से संगठित गुरिल्ला लड़ाई थी। डोभाल का मिशन था इस विद्रोह की कमर तोड़ना। और इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो तो किसी जासूसी नॉवल जैसा लगता है। भेष बदलकर विद्रोहियों के बीच रहना। और सिर्फ रहना नहीं, उनके दिलो दिमाग में उतर जाना। उन्होंने लंबा समय बर्मा के अराकान पहाड़ों में मिजो नेशनल आर्मी के साथ बिताया। और उनकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी? लाल डेंगा के 7 में से 6 टॉप कमांडरों को अपनी तरफ कर लेना। लेकिन कैसे? क्या उन्हें डराया धमकाया गया? बिल्कुल नहीं, भरोसे का रास्ता। वो उनके ड्रिंकिंग पार्टनर बन गए, उनके साथ घुल मिल गए और इस करीबी का इस्तेमाल करके उन्हें यह समझाया कि भारत सरकार से लड़ना एक हारी हुई बाजी है। मतलब इससे सिर्फ मिजो लोगों का ही नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, किसी का भला नहीं हो रहा। ये सुनकर तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भेद सिद्धांत याद आता है। हाँ, दुश्मन ने फूट डालो। क्या ये वाकई उतना ही सीधा था? ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। भेद तो इसका एक हिस्सा था, लेकिन डोभाल ने इसमें एक और चीज जोड़ी, भरोसा। और एक बेहतर भविष्य का वादा। सही कहा। उन्होंने सिर्फ कमांडरों को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें एक बेहतर कल का यकीन दिलाया। जब लाल डेंगा को पता चला कि उसका पूरा थिंक टैंक ही बिखर चुका है, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। और फिर 1986 में मिजोरम शांति समझौते पर दस्तखत करने पड़े। जी। तो जो हमने थरासेरी में देखा था, वही मनोविज्ञान यहाँ मिजोरम में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा था। आप इसे ऐसे देख सकती हैं, वहां लूटे हुए सामान की वापसी थी, यहाँ कमांडरों को भविष्य का सपना दिखाना था। और इसी दौर में सिक्किम का विलय भी हुआ, जिसमें उनकी एक भूमिका बताई जाती है। हाँ, 1975 में सिक्किम का विलय एक बहुत ही नाजुक मामला था। वहां के जो राजा थे, चोग्याल, उन्होंने एक अमेरिकी महिला से शादी की थी। और एजेंसियों को शक था कि वो CIA के प्रभाव में थी। बिल्कुल।
डर ये था कि सिक्किम कहीं चीन और अमेरिका के बीच भू राजनीतिक खेल का अड्डा न बन जाए। तो यहाँ भी बल प्रयोग से बचा गया। स्रोत में सोशल इंजीनियरिंग जैसा शब्द इस्तेमाल हुआ है। इसका जमीनी मतलब क्या था? इसका मतलब था जमीनी स्तर पर लोगों की राय को बदलना। उन्होंने सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर क्या किया? महीनों तक स्थानीय नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच काम किया। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि सिक्किम का भविष्य भारत के साथ ही सुरक्षित है। ये तो एक तरह से दिलों को जीतने का ऑपरेशन था। बिल्कुल। और नतीजा ये हुआ कि जब जनमत संग्रह हुआ तो 97.5% लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में वोट दिया। बिना एक गोली चलाए एक बड़ी रणनीतिक जीत। जी हाँ। किस्से कहानियां हैं। पाकिस्तान में 7 साल का अंडरकवर मिशन। 80 के दशक में वो एक मुस्लिम व्यवसायी बनकर लाहौर में रहे। उनका काम दोहरा था। एक तरफ आईएसआई की गतिविधियों पर नजर रखना, जो पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद फैला रही थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के खुफिया परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी जुटाना। और यहीं से भिखारी मिशन की वो अविश्वसनीय कहानी आती है। एक मिनट, ये सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। लगता तो है। क्या ये वाकई संभव है कि कोई भिखारी बनकर परमाणु वैज्ञानिकों के बाल इकट्ठा करे? इस कहानी में कितनी सच्चाई है? आपका सवाल जायज है, क्योंकि ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो तर्क है वो इसे विश्वसनीय बनाता है। कैसे? लक्ष्य था कहूटा परमाणु संयंत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों की पहचान करना। ये पता लगाने के लिए कि वहां कौन काम करता है, डोभाल ने एक नाई की दुकान के बाहर भिखारी का भेष बनाया। जहां ये वैज्ञानिक बाल कटवाने आते थे। हाँ, और दुकान से फेंके गए बालों को इकट्ठा किया ताकि उन बालों का लैब में विश्लेषण किया जा सके। बिल्कुल। जो लोग फिसाइल मटेरियल जैसे यूरेनियम के साथ काम करते हैं, उनके शरीर में रेडिएशन के सूक्ष्म कण आ जाते हैं, जो बालों में भी मिलते हैं। अच्छा। बालों के विश्लेषण से ये साबित हो सकता था कि ये लोग वाकई परमाणु संयंत्र में काम करते हैं। और कहा जाता है कि इस खुफिया जानकारी ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को करीब 15 साल पीछे धकेल दिया। ऐसा माना जाता है। कमाल है। उन्होंने अपनी इस कला का इस्तेमाल सिर्फ सरहद पार ही नहीं, बल्कि देश के अंदर भी किया। हाँ, खासकर पंजाब में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 से पहले वो स्वर्ण मंदिर में घुस गए, जहां खालिस्तानी आतंकवादी छिपे हुए थे। ये बहुत बड़ा जोखिम था। वो एक आईएसआई एजेंट होने का नाटक कर रहे थे, जबकि असली आईएसआई तो पंजाब में आतंकवाद को हवा दे रही थी। अगर उनकी पहचान खुल जाती तो उन्होंने अंदर जाकर सिर्फ जानकारी ही नहीं जुटाई। नहीं, उन्होंने एक दोहरी चाल चली। वो क्या थी? एक तरफ उन्होंने आतंकवादियों के हथियारों, उनकी संख्या और उनके ठिकानों की सटीक जानकारी बाहर भेजी, और दूसरी तरफ आईएसआई एजेंट बनकर उनका भरोसा जीता और उन्हें ऐसी गलत सामरिक सलाह दी जिससे उनकी रक्षा पंक्ति कमजोर हो गई। अच्छा। इसीलिए जब एनएसजी कमांडो ने हमला किया तो उन्हें बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के मुकाबले नुकसान ना के बराबर हुआ। और इसी बहादुरी के लिए उन्हें कीर्ति चक्र मिला, जो तब तक सिर्फ सेना के जवानों को ही मिलता था। और सोचिए, ये सम्मान पाने वाले वो पहले पुलिस अफसर थे। इसी से अंदाजा लगता है कि उनका काम कितना अहम माना गया। पंजाब के बाद आता है कश्मीर और 90s के दशक की उनकी सबसे विवादास्पद रणनीति, इख्वान रणनीति। हाँ, उस समय कश्मीर में पाकिस्तान समर्थक हिजबुल मुजाहिदीन का दबदबा था। तो डोभाल ने लोहे को लोहे से काटने की रणनीति अपनाई। उन्होंने एक पूर्व आतंकवादी कूका पारे को सरकार के पक्ष में कर लिया। और कूका पारे और उसके लाड़कों, जिन्हें इख्वान कहा जाता था, उन्होंने सेना के समर्थन से हिजबुल के खिलाफ एक बहुत ही क्रूर अभियान चलाया। हाँ, और इसने काम किया। आतंकवादी नेटवर्क की कमर टूट गई। घाटी में इतनी स्थिरता आ गई कि 1996 में चुनाव कराना संभव हो सका। ये एक बड़ी सामरिक सफलता थी। लेकिन ये बेहद विवादास्पद भी था। बिल्कुल। तो क्या ये कहना सही होगा कि इस रणनीति ने फौरी तौर पर तो आतंकवाद को काबू कर लिया, लेकिन लंबे समय के लिए इसने सरकार और आम कश्मीरी के बीच भरोसे की खाई को और चौड़ा कर दिया? यही इस रणनीति का सबसे जटिल पहलू है। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों ने इख्वानियों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन, हत्या और उगाही के गंभीर आरोप लगाए। उन्हें एक गुप्त सेना कहा गया जिसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। सही बात है। तो एक तरफ इस रणनीति ने विद्रोह को तोड़ा और चुनाव का रास्ता खोला, लेकिन दूसरी तरफ इसने एक गहरी नाराजगी और अविश्वास भी पैदा किया, जिसने कश्मीर में स्थायी शांति की कोशिशों को और भी मुश्किल बना दिया। जी। इन फील्ड ऑपरेशन से निकलकर जब वो नीति निर्धारण की दुनिया में आए,
तो 1999 का IC-114 विमान अपहरण एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। वो उस 3 सदस्यीय टीम में थे जो कंधार में अपहर्ताओं से बातचीत करने गई थी। लेकिन इस अपहरण का एक ऐसा पहलू था जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। हाँ, विमान में रॉबर्टो ग्योरी नाम का एक यात्री था। और वो कौन था? उसकी स्विस कंपनी दुनिया के करीबन 90% करेंसी नोट छापने का कारोबार संभालती थी। मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक अहम पुर्जा उस विमान में कैद था। बिल्कुल। इसलिए भारत पर अमेरिका और स्विट्जरलैंड का जबरदस्त दबाव था। अंत में 3 आतंकवादियों को छोड़ने के बदले बंधकों को छुड़ाया गया। जिसे भारत में एक बड़ी रणनीतिक विफलता के तौर पर देखा गया। हाँ, और ऐसा माना जाता है कि इस अनुभव ने डोभाल की सोच को और पक्का कर दिया कि बचाव की नीति काम नहीं करती। सिर्फ आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। जी। और 2014 में NSA बनने के बाद यही सोच डोभाल सिद्धांत के रूप में सामने आई। हाँ, इस सिद्धांत के मोटे तौर पर 3 स्तंभ हैं। पहला है आक्रामक रक्षा, मतलब हम अपनी सीमा पर खतरे का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि खतरे को उसके स्रोत पर जाकर खत्म करेंगे। दूसरा स्तंभ है डबल स्क्वीज रणनीति, यानी सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि उसके साथ साथ कूटनीतिक और आर्थिक दबाव भी बनाना। और तीसरा स्तंभ सबसे ज्यादा बहस का विषय रहा है। वो ये सोच है कि जब देश की सुरक्षा दांव पर हो तो सही गलत के पारंपरिक नियम मायने नहीं रखते, जिसे कुछ लोग नैतिकता की अप्रासंगिकता भी कहते हैं। बिल्कुल। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक इसी आक्रामक सोच के सबसे बड़े उदाहरण हैं। 2017 में चीन के साथ जो 73 दिन तक डोकलाम गतिरोध चला था, उसे सुलझाने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। हाँ, जहां उन्होंने सैन्य दृढ़ता और शांत बैक चैनल डिप्लोमेसी का मिलाजुला इस्तेमाल किया। लेकिन इस सिद्धांत का सबसे चरम रूप हमें उस विश्लेषण में एक ख्याली परिदृश्य के जरिए देखने को मिलता है। अच्छा, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया है। तो ये स्रोत में दिया गया एक अनुमान है कि भविष्य में ये सिद्धांत कैसे काम कर सकता है। बिल्कुल। स्रोत कल्पना करता है कि 2025 में अगर पहलगाम जैसा कोई बड़ा हमला होता तो भारत की प्रतिक्रिया कैसी होती। तो क्या होती प्रतिक्रिया? इस काल्पनिक ऑपरेशन में भारत 30 मिनट के एक सटीक हमले में ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर देता है। और अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करने की कोशिश करता है तो भारत अपने स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उनके ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराता है। और इसके फौरन बाद डोभाल दुनिया के बड़े देशों को फोन करके इसे एक नपातुला गैर उत्तेजक जवाब बताते हैं। यही स्मार्ट पावर का एक आदर्श उदाहरण है। आप हार्ड पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही कूटनीति से कहानी को भी नियंत्रित करते हैं ताकि मामला एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। तो अजीत डोभाल का करियर वाकई भारत की सुरक्षा नीति के रणनीतिक संयम से सक्रिय प्रतिरोध तक के सफर का एक जीता जागता दस्तावेज है। चाहे मिजोरम में विद्रोहियों में फूट डालना हो, पाकिस्तान में परमाणु जासूसी हो या सीमा पार हमले, उनकी सोच हमेशा यही रही है कि खतरे को वहीं खत्म करो जहां वो पैदा होता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो इस डोभाल सिद्धांत के 2 पहलू सामने आते हैं। हाँ, जो इसका समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि इसने पहली बार पाकिस्तान पर आतंकवाद की लागत डाली है, सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया है और भारत की प्रतिक्रिया को लेकर एक अनिश्चितता पैदा की है, जो दुश्मन को रोकने के लिए जरूरी है। जी। और जो इसकी आलोचना करते हैं वो सही गलत के नियम मायने नहीं रखते वाली सोच पर सवाल उठाते हैं। वो इख्वान जैसे तरीकों से समाज पर पड़ने वाले लंबे असर पर चिंता जताते हैं। बिल्कुल। स्रोत उन्हें तंत्र शिरोमणि कहता है, यानी रणनीति का स्वामी, जिसने एक नई राष्ट्रीय चेतना पैदा की है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी एक व्यक्ति की सोच और काम करने के तरीके पर आधारित एक सिद्धांत लंबे समय में किसी देश की सुरक्षा के लिए टिकाऊ हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे जैसे खतरे और तकनीक बदलेंगे, इस डुबालियन पैराडाइम का अगला रूप क्या होगा?